अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन चैप्टर 5 की पार्ट 3 की वीडियो। इसके अंदर आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और प्रोसीजर्स फॉर अप्लाइंग पैसिव टेक्निक्स। इंडिकेशंस और जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है ना, ये हर एक चैप्टर की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में तो मस्ट आती हैं और एसएक्यूज़ में भी आ जाती हैं। तो इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को अच्छी तरह देख लेना आपने। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो इंडिकेशंस हैं, यानी कि किन किन कंडीशंस के अंदर हम मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन टेक्निक को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले पेन होगी अगर, तो मसल गार्डिंग और स्पैज़म होगा, तो इन कंडीशंस के अंदर हम मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन को यानी कि परफॉर्म करेंगे टू फैक्ट्स गेन करने के लिए, न्यूरोफिजियोलॉजिकल और मैकेनिकल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मसल गार्डिंग बेसिकली होता क्या है कि जब हमें सडन ट्रॉमा हो जाता है, अचानक हम गिर जाते हैं, तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है बॉडी का। तो हमारे जो मसल्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं ताकि जो दोबारा इंजरी है ना उससे प्रिवेंट किया जा सके। तो जब इसी वजह से जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं सडन ट्रॉमा के नतीजे में, तो उस टाइम पे हमें पेन फील नहीं होती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मसल लूजन होते हैं ना, तो हमें पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मसल गार्डिंग का फिनोमेना होता है। तो इसके अंदर और पेन और स्पैज़म के अंदर हम मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन को अप्लाई करेंगे टू फैक्ट्स को गेन करने के लिए, न्यूरोफिजियोलॉजिकल यानी कि हम जो न्यूरॉन्स का फंक्शन है उसको दोबारा गेन करने के लिए, और जो मैकेनिकल है ना इसके अंदर हम ये करवाएंगे मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन को। जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल आ जाता है इसके अंदर हम मैकेनो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे ताकि न्यूरॉन्स के फंक्शन दोबारा गेन हो सके, और जो पेनफुल स्टिमुलाई है ना उसको परसीव होने से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रिवेंट किया जा सके। और जो मैकेनिकल इनके इफेक्ट्स होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है कि साइनोवियल फ्लूइड की जो मोशन होती है ना उसको हम मूव करवाते हैं। ये मूवमेंट्स करवा के वो जब मूव होता है तो जो एवेस्कुलर पोर्शन होते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज के, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। आपको पता ही होगा कि जो भी हमारे इंटर आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं वो ये वेस्कुलर होते हैं। उनको जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल रहे होते हैं वो साइनोवियल फ्लूइड की मोशन की वजह से मिल रहे होते हैं। तो जब हमारी यानी कि इमोबिलाइजेशन हो जाती है, पेशेंट मूव भी नहीं काफ़ी अर्से तक करता, तो उसकी वजह से क्या होता है साइनोवियल फ्लूइड की भी मूवमेंट नहीं हो पा रही होती, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो कार्टिलेज को नहीं मिल पा रहे होते ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कार्टिलेज होता है ना उसकी ट्रॉफी ना होता स्टार्ट हो जाती है। तो इन मोबिलाइजेशन के जो इफेक्ट्स होते हैं ना इनको प्रिवेंट करने के लिए हम मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन करवाते हैं ताकि जो ये ट्रॉफी होनी होती है या फिर पेन आनी होती है, ठीक है, तो वो मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन करके हम प्रिवेंट किया जा सके उनसे। तो इन दो इफेक्ट्स को हम गेन करने के लिए मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन करवाते हैं इन तीनों के अंदर। और फिर आ जाती है नेक्स्ट जो इंडिकेशन आ जाती है वो रिवर्सिबल जॉइंट हाइपोमोबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि अगर जॉइंट हाइपोमोबाइल हो गया, उसकी मोबिलिटी कम हो गई है, तो उसकी मोबिलिटी को दोबारा गेन करने के लिए हम जो ये वाले करवाएंगे, मोबिलाइजेशन करवाएंगे और मैनिपुलेशन करवाएंगे। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आ जाती है इंडिकेशन जिसके अंदर हम करवा सकते हैं वो आ जाती हैं सबलक्सेशंस। ठीक है, सबलक्सेशंस आ जाती हैं। सबलक्सेशंस के अंदर क्या होता है कि डिसलोकेशन को कहते हैं बेसिकली सबलक्सेशन। फॉर एग्जांपल आपको पता ही है कि जो जॉइंट होता है ना वो दो बोन्स के दरमियान में बनता है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पूरा जॉइंट कैप्सूल होता है जिसने इन दोनों को आपस में बाइंड करके रखा होता है, इन दोनों बोन्स को। उसके अलावा यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं जिन्होंने इन दोनों बोन्स को यानी कि आपस में बाइंड किया होता है। तो अगर तो या फिर ये इंट्राआर्टिकुलर कोई पैथोलॉजी हो जाती है या जॉइंट कैप्सूल रप्चर हो जाता है या फिर मसल्स जो है वो वीकन हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होती है कि ये जो बोन होती है इसकी जो न्यूट्रल पोजीशन होती है ये अपनी न्यूट्रल पोजीशन से डिसलोकेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये थी ना, पहले ये थी बोन, ये लोकेशन, लेकिन ये क्या हो जाती है थोड़ा सा ऐसे करके डिसलोकेट हो जाती है। तो इसकी डिसलोकेशन की वजह से अब हमें ना तो पूरी रेंज गेन हो पा रही होगी, और अगर मूव करेगा पेशेंट तो उसको पेन होगी। तो सबलक्सेशंस के अंदर हम ये टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो स्पेशल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। मोबिलाइजेशन तो करवाते हैं, लेकिन मोबिलाइजेशन हम करवाएंगे विद मूवमेंट, मोबिलाइजेशन विद
मूवमेंट, ये मैंने आपको पहले भी चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट होती क्या है। और उसके अलावा आ जाती हैं थ्रस्ट टेक्निक्स। थ्रस्ट टेक्निक्स जो है ना, ये भी अप्लाई करके हम इन दोनों से हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं, रीअलाइन कर सकते हैं इस बोन को, मसल को स्ट्रेंथ करेंगे, जाहिर सी बात है, तो रीअलाइनमेंट हो जाएगी बोन की। फिर उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट इंडिकेशन, आ जाती है प्रोग्रेसिव लिमिटेशन। प्रोग्रेसिव लिमिटेशन होती है अगर कोई भी डिजीज़ है तो डिजीज़ की वजह से दिन ब दिन उसकी मूवमेंट जो है ना वो कम हो पा रही है, रेंज उसकी पूरी आ नहीं पा रही, तो वो हाइपरमोबाइल होता जा रहा है जॉइंट। तो इसके अंदर भी हम ये जेंटल जॉइंट प्ले टेक्निक्स अप्लाई करेंगे ताकि उसके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो सकें और उसकी दोबारा रेंज ऑफ मोशन गेन हो सके। फिर फंक्शनल इमोबिलिटी, वो पेशेंट इतना ज़्यादा उसका जॉइंट जो है ना वो स्टिफन हो गया है, कंस्ट्रिक्टेड हो गया है कि वो कोई फंक्शन ही नहीं परफॉर्म कर पा रहा, हिला ही नहीं पा रहा अपने जॉइंट को, तो फंक्शनल इमोबिलिटी हो जाती है। इसके अंदर हम नॉन स्ट्रेच, ठीक है, जेंटल जॉइंट प्ले टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। इसके अंदर स्ट्रेच वाली टेक्निक अप्लाई नहीं करनी, इसके अंदर हमने नॉन स्ट्रेच टेक्निक्स अप्लाई करनी है। तो ये इंडिकेशंस थी। जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यानी कि किन किन कंडीशंस के अंदर हमने मोबिलाइजेशन को परफॉर्म नहीं करना। सबसे पहली जो कंडीशन आ जाती है हाइपर मोबिलिटी है, यानी कि जॉइंट बहुत ज़्यादा हाइपर मोबाइल हो गया है। हाइपर मोबाइल के साथ साथ क्या हो गया कि हाइपर मोबिलिटी की वजह से क्या हो गया, उसका जो भी कैप्सूल है और लिगामेंट्स, इनकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो गई है, यानी कि इनका टिश्यू डैमेज हो रहे हैं लिगामेंट्स के और कैप्सूल के। इसकी वजह से क्या आ रही है, पेशेंट को पेन आ रही है, तो इनके अंदर हमने नहीं परफॉर्म करनी मोबिलाइजेशन को। एक इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आता है कि हाइपर मोबाइल अगर जॉइंट है तो उसके अंदर हमने कौन सी टेक्निक को अप्लाई नहीं करना। तो आपने याद रखना है कि जो स्ट्रेचिंग है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हाइपर मोबाइल जॉइंट्स के अंदर, ठीक है। कौन से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हाइपरमोबाइल जॉइंट्स के अंदर। फिर आ जाती है जॉइंट फ्यूजन और स्वेलिंग। इसके अंदर टू टाइप्स ऑफ स्वेलिंग होती है, एक होती है रैपिड स्वेलिंग और एक होती है क्रोनिक स्वेलिंग या स्लो स्वेलिंग होती है जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जो रैपिड स्वेलिंग होती है ना वो आ सकती है हीमोफीलिया की वजह से। आपको पता ही है कि हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, फैक्टर 8 की कमी की वजह से क्लॉटिंग नहीं हो पाती ब्लड की ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं ना उसके अंदर ब्लड एक्यूमुलेट होने लग पड़ता है, तो जो एडिमा होगा ना फ्लूइड उसके अंदर ब्लड होगा, ठीक है। तो स्लो स्वेलिंग के अंदर क्या होता है कि आर्थराइटिस जो एक डिजीज़ है जॉइंट्स की, उसके अंदर क्या होता है कि सीरस जो फ्लूइड होता है ना वो एक्यूमुलेट होने लग पड़ता है। इसके अंदर कौन सा होगा, इसके अंदर ब्लड ही एडिमा होगा, इसके अंदर सीरस फ्लूइड होगा, ठीक है। इसके अंदर एडिमा के अंदर ब्लड होगा और इसके अंदर एडिमा के अंदर क्या होगा, सीरस फ्लूइड होगा। तो इन कंडीशंस के अंदर भी हमने अप्लाई नहीं करनी मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन को। उसके अलावा आ जाती है कि अगर तो कोई भी, यानी कि, और इसके अंदर स्ट्रेचिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी ना, जॉइंट फ्यूजन और स्वेलिंग के अंदर भी स्ट्रेचिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये याद रखना आपने, ये एमसीक्यूज में आ जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है स्वेलिंग के अंदर स्ट्रेचिंग, क्योंकि अगर हम स्ट्रेच करेंगे जो कैप्सूल होगा ना उसकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, जब उसकी स्ट्रेचिंग होगी तो और ज़्यादा एडिमा फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा जॉइंट के अंदर और वो स्वेलिंग को वर्सन कर देगा। इसलिए हम जॉइंट फ्यूजन और हाइपरमोबाइल जो जॉइंट्स हैं ना इनके अंदर स्ट्रेचिंग आपने याद रखना है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एमसीक्यूज में मेंशन किया होगा कि कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे इसके अंदर ना, तो उसके अंदर स्ट्रेचिंग भी लिखा होगा, आपने स्ट्रेचिंग पे टिक नहीं करना। फिर आ जाती है इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अच्छा, एक पॉइंट रह गया इसके अंदर कि अगर तो कोई भी डिजीज़ है, करंट स्टेट है, अगर किसी भी डिजीज़ की करंट स्टेट है तो उसके अंदर भी हमने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि करंट स्टेट के अंदर पेन हो सकती है पेशेंट को और वो पेन पर्सन कर सकती है उसकी और डिजीज़ को, ठीक है। तो और उसकी एक्सेसिव पेन हो सकती है, तो इसके अंदर भी हम अप्लाई नहीं करेंगे। इन्फ्लेमेशन के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे। मलिग्नेंसी अगर किसी भी पेशेंट को कैंसर डायग्नोज हुआ है तो उसके अंदर भी अप्लाई नहीं करेंगे, या फिर कोई भी बोन की डिजीज़ है उसके अंदर हम अप्लाई नहीं करेंगे, या फ्रैक्चर हुआ है उस पेशेंट को ना, उन्होंने बताया होगा कि उसको उसको फ्रैक्चर हुआ है 2 मंथ्स पहले ऐसे वगैरह ना उसने मेंशन किया होगा सिनेरियो के अंदर, तो वो उसके अंदर भी
फ्रैक्चर जो होगा ना उसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, फ्रैक्चर जो भी किसी टाइप का भी होगा, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया होगा सिनेरियो के अंदर उसको 2 मंथ्स पहले फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो अनहील्ड फ्रैक्चर है, यानी कि उसकी अभी हीलिंग नहीं हुई ना, तो उसके अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आपने ये याद रखना है कि बस फ्रैक्चर के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एक्सेसिव पेन होगी अगर पेशेंट को तो हमने नहीं करना, क्योंकि इसकी पेन वर्सन हो सकती है मोबिलाइजेशन कराने से। अगर टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट है तो उसके अंदर भी हमने नहीं अप्लाई करनी। और कनेक्टिव टिश्यू वीक है, क्योंकि उसको रिसेंटली कोई भी सर्जरी हुई है पेशेंट की ना, या फिर उसको कोई भी इंजरी है या फिर डिसयूज है, ठीक है, उसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू उसका वीक है, या फिर पेशेंट जो है ना वो मेडिसिन ले रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है मेडिसिन के अंदर, तो उनके अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है मोबिलाइजेशन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये आपको पता ही है, इस डिजीज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है जॉइंट्स की, तो इसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या है कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है मोबिलाइजेशन। ओल्डर पेशेंट्स के अंदर आके ही सारी चीज़ें भी कोई होती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ भी, पुअर ब्लड सर्कुलेशन होती है इनकी, तो इनके अंदर भी जो है ना वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है स्ट्रेचिंग वगैरह और मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो ये है कि पैसिव टेक्निक्स को अप्लाई करने के लिए हम कौन कौन से प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। जो सबसे पहला प्रोटोकॉल आ जाता है, हमने पेशेंट की एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन करनी है। एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन करने से हमें ये पता चल सकता है कि जो उसकी पैथोलॉजी है वो किस स्टेट के अंदर है, उसको डिटरमिन हम कर सकते हैं। उसकी क्वालिटी ऑफ द पेन को डिटरमिन करके उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कौन से प्रोसीजर्स और टेक्निक्स को अप्लाई करना है और उनकी क्या डोजेज सेट करनी है। तो इसके अंदर हमें बेनिफिट क्या होता है कि एक तो हमें पता चल जाता है कौन सी टेक्निक्स को हमने अप्लाई करना है, और हमें स्टेट ऑफ पैथोलॉजी का भी पता चल जाता है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी डोजेज को सेट करेंगे। क्वालिटी ऑफ द पेन से हम किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स इसके अंदर अप्लाई करनी है। तो इसके अंदर 3 प्रोटोकॉल आ जाते हैं। सबसे पहले हमने पेशेंट की मूव करके हमने चेक करना है 2 चीज़ों, ठीक है, 3 चीज़ों को चेक करना है, सॉरी 2 नहीं 3 चीज़ों को हमने चेक करना है। सबसे पहले आ जाता है अगर तो पेन होती है उसको बिफोर लिमिटेशन। अब इसका क्या मतलब है पेन बिफोर लिमिटेशन का, कि पेशेंट को पेन हो रही है, ठीक है, पहले पेन हो रही है, बाद में उसको लिमिटेशन फील हो रही है, यानी कि लिमिटेशन का क्या मतलब है मसल टाइटनेस उसको बाद में फील हो रही है, सबसे पहले उसको पेन फील हो रही है मूव करने से। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पेन हो रही है ना इस पेशेंट को, वो हो रही है मसल गार्डनिंग की वजह से, ठीक है, मसल गार्डनिंग की वजह से हो सकती है, या फिर उसको किसी डिजीज़ की वजह से हो रही है। तो इनके अंदर हमने पेन इनहिबिटिंग टेक्निक्स अप्लाई करनी है, ठीक है, जिससे उसकी पेन कम हो। और इसके अंदर भी आपने याद रखना है कि जो स्ट्रेचिंग टेक्निक्स है ना वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो इन पेशेंट्स के अंदर हमने अप्लाई नहीं करनी, ठीक है, स्ट्रेचिंग टेक्निक्स। फिर जो सेकंड आ जाता है प्रोटोकॉल, इसके अंदर आ जाता है पेन विद लिमिटेशन, यानी कि उसको पेन भी फील हो रही है, साथ साथ उसको लिमिटेशन भी आ रही है, मसल टाइटनेस भी हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि अब हम इसके अंदर पेन इनहिबिटिंग टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिटेशन हो रही है और पेन हो रही है, यानी कि उसको टाइटन स्ट्रक्चर्स हुए हुए हैं उसके ना, तो उस टाइटनेस की वजह से लिमिटेड हो रही है मूवमेंट और पेन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके जो टाइटन स्ट्रक्चर्स हैं ना उनको स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, यानी कि स्ट्रेचिंग टेक्निक्स इनके अंदर अप्लाई करेंगे। जब वो स्ट्रेच होंगे तो क्या इम्प्रूव होगी, स्ट्रेचिंग करने से मोबिलिटी इम्प्रूव होती है, तो इम्प्रूव हो जाएगी मूवमेंट इम्प्रूव होने से उसकी पेन जो होगी ना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर जो थर्ड प्रोटोकॉल आ जाता है वो आ जाता है पेन आफ्टर लिमिटेशन। पेन आफ्टर लिमिटेशन का मतलब है कि उसको पेन जो है ना वो पहले लिमिटेशन फील हो रही है कि मसल टाइटनेस, और बाद में उसको पेन फील हो रही है। तो इसके अंदर हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैप्सूलर जो है ना और जो उसके पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनकी टाइटनेस है। अब हमने इसके अंदर भी क्या करनी है, इसके अंदर भी हम स्ट्रेचिंग टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे,
क्या अप्लाई करेंगे, स्ट्रेचिंग टेक्निक्स को, ठीक है। इनके अंदर भी हम स्ट्रेचिंग टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जब पीन बिफोर लिमिटेशन होगी तब स्ट्रेचिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बाकी दोनों के अंदर हम स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करेंगे। कैप्सूलर रिस्ट्रिक्शन, अब कैप्सूलर रिस्ट्रिक्शन है तो उसके अंदर भी हम पैसिव टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब कैप्सूलर रिस्ट्रिक्शन के कौन से साइंस एंड सिम्टम्स आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाता है कि जो पैसिव रेंज ऑफ मोशन होगी ना वो लिमिटेड होगी, ठीक है। तो वो लिमिटेड किसकी वजह से है, कैप्सूलर बैठने की वजह से लिमिटेड है। दूसरा आ जाता है कि किस वजह से हमें पता चलेगा कैप्सूलर रिस्ट्रिक्शन है, अगर ओवर प्रेशर देने की वजह से हमें फर्म एंड फील हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जॉइंट मोशन लिमिटेड किसकी वजह से है, कैप्सूलर रिस्ट्रिक्शन की वजह से। उसके अलावा अगर मोबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करने से जो जॉइंट प्ले है वो, ठीक है, वो डिक्रीज है, ठीक है, जॉइंट प्ले पूरा नहीं हो पा रहा, कम है जॉइंट प्ले, तो इसका मतलब है कि कैप्सूलर रिस्ट्रिक्शन है। फिर आ जाती है, फोर्थ आ जाती है लिगामेंटस कंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, लिगामेंटस कंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, उसको स्ट्रेस फील हो रहा है या पूरी मोशन नहीं आ पा रही, लिमिटेड है मोशन, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कैप्सूलर रिस्ट्रिक्शन है। फिर एंड वाली आ जाती है पॉइंट कि सबलक्सेशन यानी कि डिसलोकेशन है जॉइंट की, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, हम पैसिव टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। कौन से करेंगे, मैंने पहले भी डिस्कस किया, थ्रस्ट टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। थ्रस्ट टेक्निक्स जो होती है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, रीअलाइनमेंट कर देते हैं बोन की, और यहाँ फिर हम दूसरी जो मोलिगन ने कंसेप्ट दिया है मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, वो वाली टेक्निक्स भी इनके अंदर अप्लाई करके हम रीअलाइनमेंट कर सकते हैं बोन की। जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और प्रोसीजर्स हैं। अपने नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर मैं इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर दूंगी। अगर इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।